नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एराज टेक्निक में, जिसमें हम लोग कंप्यूटर क्लास ज्वाइन किया, उस पर स्टडी कर रहे हैं। आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में देखा है कि कनेक्टिविटी ऑफ एसेंशियल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस, और सेकेंड वीडियो में था इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो इसी कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हुए हम लोग आज जानेंगे कि कंप्यूटर की पीढ़ियाँ क्या हैं, मतलब इसका जो इवोल्यूशन है, कैसे ये स्टार्ट हुआ, कब से स्टार्ट हुआ। मतलब सिंपली आप समझ सकते हैं कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मतलब जितने भी कंप्यूटर हैं वो किस सन में आए, उसकी क्या कैपेसिटी थी, क्या स्पीड थी, क्या लैंग्वेज एक्सेप्ट करता था, कैसे उसका यूज़ होता था, उसकी विशेषता क्या थी। ये सारी चीज़ें हम लोग आज क्लियर करेंगे। ठीक है, आप लोग के सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा बोर्ड पे, क्योंकि मैंने पहले से इसको राइट डाउन कर रखा है, क्योंकि हमारा जो वीडियो होना चाहिए मिनिमम आधे घंटे का होना चाहिए। इसलिए मैंने क्या किया है कि पहले से लिख रखा है, ताकि हम लोग का टाइम लिखने में वेस्ट ना होकर उसको समझने में उपयोग किया जाए। ठीक है, आप लोग को सामने दिखाई दे ही रहा होगा बोर्ड पे कि क्या लिखा है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। इसमें पहले कॉलम में आपको जनरेशन दिखाई दे रहा है, यानी कि पीढ़ी। ईयर का मतलब होता है साल, यानी कि वर्ष। स्विचिंग डिवाइस मतलब अपने कंप्यूटर सिस्टम को कोई भी निर्देश यानी कि इनपुट आउटपुट देने के लिए जो डिवाइस का प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं स्विचिंग डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस मतलब किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए जो स्टोरेज डिवाइस यूज होता था उसकी यहाँ पे लिस्ट है। फिर स्पीड की बात करते हैं, स्पीड भी सबका दिया हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब किस ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार इसके पहले जो कंप्यूटर थे वो कार्य करते थे, उसको भी हम लोग देखेंगे, समझेंगे। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है लैंग्वेज, और लैंग्वेज का मतलब ये है कि जितने भी कंप्यूटर हैं हर कंप्यूटर का अपना अलग अलग लेवल का लैंग्वेज था, तो उसको भी देखेंगे। फिर दे रहा है फीचर्स, यानी कि जो विशेषताएँ हैं कंप्यूटर की, जो पाँचों पीढ़ियाँ में हैं उसको हम लोग देखेंगे। और उसके बाद यूज फॉर मतलब उसकी जो उपयोगिता है, कहाँ कहाँ पे उसका उपयोग किया जा सकता है। आप लोगों को बता दें कि जो कंप्यूटर का उत्पत्ति है वो उसको लगभग 50 वर्ष हो चुके होंगे। ठीक है, और इन 50 वर्षों में ही कंप्यूटर ने बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस किया है। प्रोग्रेस इसलिए क्योंकि मतलब कोई ऐसा एरिया यानी कि क्षेत्र ही नहीं बचा है जहाँ पे कंप्यूटर का उपयोग नहीं किया जाता हो। हर एक छोटे काम से लेकर बहुत बड़े काम तक हर जगह हर फील्ड में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो जनरेशन है, जनरेशन को कंप्यूटर के आकार, प्रकार, उसके तकनीक या फिर उसके कार्य करने की कैपेसिटी, स्पीड, हर तरीके को देखकर उसको 5 जनरेशन में बांटा गया है, यानी कि भागों में। जैसे आप लोग देख सकते हैं, इसमें पहला जो जनरेशन है इसका जो ईयर है यानी कि वर्ष क्या है, तो 1940 से 1956 में पहले जनरेशन कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था। और इसमें स्विचिंग डिवाइस यानी कि इनपुट और आउटपुट देने के लिए वैक्यूम ट्यूब लगे होते थे, जिसकी मदद से हम अपने कंप्यूटर सिस्टम यानी कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट आउटपुट देते थे। स्टोरेज डिवाइस मतलब डाटा को संग्रहित करने के लिए जो डिवाइस का यूज़ किया जाता फर्स्ट जनरेशन में वो था आपका मैग्नेटिक ड्रम। मतलब मैग्नेटिक ड्रम में जो भी डाटा हम लोग स्टोर इस समय करते हैं उसी चीज़ को हम पहले जनरेशन में क्या करते थे, तो मैग्नेटिक ड्रम में स्टोर करते थे। स्पीड की बात कर रहा है तो इसकी स्पीड जो थी 333 यानी कि 333 माइक्रो सेकेंड, मतलब हर सेकेंड में 333 माइक्रो सेकेंड की इसकी स्पीड थी, जो इस वर्तमान कंप्यूटर की स्पीड की कंपैरिजन में कमी है। आगे बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था फर्स्ट जनरेशन का, तो वो था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, फिर इसका जो लैंग्वेज दिया है वो बाइनरी है, और जो बाइनरी लैंग्वेज है वो आपको डिफाइन करता है 1 और 0। मतलब जब भी
कोई कंप्यूटर बाइनरी नंबर पे काम करेगा तो उसके जो भी इनपुट्स या फिर जो भी रिजल्ट्स होंगे उसका हमेशा जो कोडिंग होगा 0 और 1 के रूप में ही होता है, यानी कि 0 और 1 को ही बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की विशेषता क्या थी? तो लिमिटेड स्टोरेज, स्लो इनपुट और आउटपुट था। ठीक है, मतलब जो इसका स्टोरेज कैपेसिटी था वो लिमिटेड था। इस समय क्या है कि आपको किसी भी डाटा को स्टोर करने के लिए बहुत सारा स्टोरेज मिल सकता है। मतलब आपकी जो कैपेसिटी है सिस्टम की, अगर 100 GB की है तो आप उसको 500 GB भी कर सकते हैं, 1000 GB भी कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट जनरेशन में क्या था कि जो स्टोरेज करने की कैपेसिटी थी वो लिमिटेड थी, यानी कि सीमित थी, और जो उसका इनपुट और आउटपुट का प्रोसेस था बहुत ही स्लो था। यानी कि किसी भी काम को आप जब फर्स्ट जनरेशन में करते थे या फिर किया जाता था तो वो क्या था, उसकी स्पीड बहुत ही स्लो थी, यानी कि गति बहुत धीमी थी। यूज्ड फॉर मतलब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का उपयोग किस एरिया में किया जाता था? तो सामान्य तौर पे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर को बिजनेस के रूप में, यानी कि बिजनेस वाले कामों में प्रयोग में लाया जाता था। और एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं इसमें क्या क्या है, जैसे में ENIAC, UNIVAC, मार्क 1 और ETC। बहुत सारे हैं, लेकिन आप लोग को स्क्रीन दिख ही रहा है कितना बड़ा है, इसके अनुसार हम लोगों ने इस चीज़ को डिफाइन किया है यहाँ पे। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। सेकेंड जनरेशन में क्या आते हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर था आपका वो 1956 टू 1963 तक है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं स्विचिंग डिवाइस क्या था। तो स्विचिंग डिवाइस फर्स्ट जनरेशन में क्या था, वैक्यूम ट्यूब था, लेकिन सेकेंड जनरेशन में क्या है, ट्रांजिस्टर है। मतलब अब सेकेंड जनरेशन वाले कंप्यूटर में जो भी डेटा इनपुट आउटपुट जो भी हम लोग को देना होता था तो उसके लिए हम क्या करते थे, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस क्या है? तो स्टोरेज डिवाइस मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी। मतलब सेकेंड जनरेशन में जब भी किसी डाटा को या फिर किसी फाइल या फिर जो भी चीज़ हो, अगर इसको अपने कंप्यूटर में स्टोर करना होता था, सेकेंड जनरेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो उसको स्टोर करना होता था तो क्या करते थे या फिर किसका उपयोग होता था, तो वो है आपका मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं स्पीड की। तो इसकी स्पीड क्या थी? तो 10 माइक्रो पर सेकेंड था, यानी कि 10 माइक्रो सेकेंड सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर की स्पीड होती थी। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें कई के हैं, मल्टीबग है, रिमेनिंग, टाइम शेयरिंग है और टाइम शेयरिंग। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था। ठीक है, लैंग्वेज की बात करते हैं तो जो सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर था उसकी कैपेबल कैपेसिटी थी लैंग्वेज को समझने की, तो वो थी आपकी असेंबली लैंग्वेज या उच्च स्तरीय भाषा, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, फीचर्स क्या थी इसकी? तो जो इसकी विशेषता थी कोई खास नहीं थी, फिर भी पहले जनरेशन के कंपैरिजन में अच्छी थी। लेस साइज एंड टेम्परेचर, मतलब इसका आकार पहले जनरेशन के कंप्यूटर की तुलना में थोड़ा सा छोटा था और इसके टेम्परेचर यानी कि तापमान में भी कमी थी। और सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के कंपैरिजन में उसकी गति थोड़ी ज़्यादा थी और वो विश्वसनीय था कि हाँ, सेकेंड जनरेशन वाले कंप्यूटर पहले जनरेशन के कंप्यूटर की तुलना में थोड़े बेहतर चलेंगे और विश्वसनीय है कि हाँ ये काम अच्छा करेगा। इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता था? तो नॉर्मली बिजनेस के रूप में यानी कि व्यापार के रूप में सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर का उपयोग किया गया और उसके साथ साथ इंजीनियरिंग डिज़ाइन। ठीक है, मतलब सेकेंड जनरेशन से इस कंप्यूटर के डेवलपमेंट की जो बात की गई है वो प्रोग्रेस में चलती गई। यानी कि बिजनेस तो ठीक है चलता था, लेकिन उसके साथ साथ अब क्या होता था कि जितने भी डिज़ाइन तैयार किए जाते थे कंप्यूटर के द्वारा वो अब इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आ चुके थे। ठीक है, आगे बात करते हैं थर्ड जनरेशन का। तो जो आपका थर्ड जनरेशन है उसका जो पीरियड टाइम है, ईयर जो है 1964 टू 1971 है। ठीक, थर्ड जनरेशन वाले कंप्यूटर में जो आपका स्विचिंग डिवाइस था, मतलब जिसकी मदद से हम लोग इनपुट आउटपुट जो भी क्रियाएं करते थे या फिर करते हैं,
वो उसका उपयोग करने के लिए हम क्या यूज़ करते थे, तो आईसी, और आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक, जो इसकी स्टोरेज डिवाइस थी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की, वो थी आपकी मैग्नेटिक कोर। मतलब जो भी हम डाटा पे स्टोर करेंगे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में या करते थे, उसका जो स्टोरेज डिवाइस का नाम था वो था मैग्नेटिक कोर। स्पीड की बात करते हैं तो थर्ड जनरेशन की स्पीड या फिर जितने भी जनरेशन आगे बढ़ते गए कंप्यूटर के, उसके स्पीड में, गति में या फिर स्टोरेज में, उसकी विशेषताओं में जो प्रोग्रेस था बहुत ही ज़्यादा होता गया। मतलब जैसे जैसे जनरेशन के कंप्यूटर आते गए वैसे वैसे उनकी स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक, तो थर्ड जनरेशन का जो पीरियड टाइम है 1964 टू 1971, और इसमें स्विचिंग डिवाइस के रूप में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी का यूज़ किया जाता था, और इसका जो स्टोरेज डिवाइस है वो मैग्नेटिक कोर है, और जो इसकी स्पीड है 100 नैनो सेकेंड है। मतलब जो इसकी स्पीड थी ये 100 नैनो सेकेंड की स्पीड से ये काम करता था आपका थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर। और इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किए जाते थे वो आपके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम थे और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम थे। ठीक, ये मल्टीबग, रिमेनिंग, रियल टाइम शेयरिंग, टाइम शेयरिंग, जो भी चीज़ें आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहे हैं, इन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम डीप में आगे आपको बताएंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में आ रहा हो कि यार ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मल्टीबग, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम शेयरिंग, ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो इस चीज़ को क्लियर हम करेंगे, ठीक है, लेकिन अगले वीडियोज़ में। आगे बात करते हैं लैंग्वेज का थर्ड जनरेशन में, तो वो क्या है आपका फोर्ट्रान है और कोबॉल है। फोर्ट्रान का मतलब कि फॉर्मूला ट्रांसलेटर, और कोबॉल है, ये दोनों लैंग्वेज क्या होते थे, तो थर्ड जनरेशन में यूज किए गए। ठीक, और इसका जो फीचर्स है वो क्या है, तो सॉलिड स्टेट इनपुट आउटपुट कंट्रोल सॉफ्टवेयर। मतलब जितने भी आपके स्टोरेज डिवाइस है, सॉलिड स्टेट का मतलब है एफ डी यानी कि हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, सी डी रोम है। मतलब जितने भी स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनका उपयोग थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में होने लगा, और थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में ही इनपुट और आउटपुट की जो सॉफ्टवेयर है, मतलब जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनके डाटा को इनपुट और आउटपुट करने के लिए सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। तो कौन से जनरेशन में, तो थर्ड जनरेशन में। ठीक है, उसके बाद इसका उपयोग किस क्षेत्र में किया गया, मतलब थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर है उसका उपयोग किस क्षेत्र में किया गया, तो वो आपका है DBMS यानी कि डाटा बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटा बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज, रिजर्वेशन में इनका उपयोग होने लगा। मतलब जैसे जैसे हमारा कंप्यूटर का जनरेशन बढ़ता गया वैसे हमारे काम, उसकी विशेषताएं, स्पीड, लैंग्वेज, हर एक चीज़ क्या हुई, डेवलप होती गई। तो जो थर्ड जनरेशन है उसमें क्या हुआ कि किसी भी डाटा को मैनेज करने के लिए उसमें काम स्टार्ट हो गए। उसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज मिलने लगी, रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण भी होने लगा। ठीक है, एग्जाम्पल में यानी कि थर्ड जनरेशन जो है उसमें कौन कौन से PC जो कंप्यूटर पे यूज किए गए थे, एग्जाम्पल में वो देख सकते हैं कि IBM 360 था और NCR 395 है। इसके अलावा भी और सारे PC हैं। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। तो जो फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर था उसका पीरियड हम लोग को दिख रहा है स्क्रीन पे कि 1971 टू प्रेजेंट टाइम। मतलब जो भी आपका प्रेजेंट टाइम चल रहा है वो 97 से 71 से प्रेजेंट टाइम तक चल रहा है। और इसमें जो स्विचिंग डिवाइस है, मतलब इनपुट और आउटपुट करने के लिए जो डिवाइस का यूज़ किया गया है वो आपका आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, या फिर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसमें दे रहा है स्टोरेज डिवाइस। तो स्टोरेज डिवाइस में क्या हम लोग यूज करते थे, तो स्टोरेज डिवाइस में आपका सेमी कंडक्टर यूज़ किया जाता है। मतलब किसी भी डाटा को स्टोर करने, रखने, सुरक्षित रखने के लिए हम फोर्थ जनरेशन में सेमी कंडक्टर का प्रयोग करते थे, या फिर विंचेस्टर डिस्क का, जिसमें रैम रोम जो आपके आते हैं, इसकी बात की जा रही है। जो फोर्थ जनरेशन है उसके कंप्यूटर की स्पीड जो थी वो 300 नैनो पर सेकेंड थी। ठीक है,
और फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जा रहा है वो क्या था, टाइम शेयरिंग और नेटवर्क। मतलब जो भी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है चौथे यानी कि चौथी पीढ़ी में, तो आपकी टाइम शेयरिंग है जो कि नेटवर्क के माध्यम से यूज की जाती थी। इसके जो लैंग्वेज हैं वो आप लोग देख सकते हैं, फोर्ट्रान है, कोबोल है, और कोबोल का एक डेवलप ग्रुप अपडेटेड ग्रुप जो है कोबोल 74 आपके यहाँ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसकी जो विशेषता है वो क्या है, यानी कि जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं उसमें अब क्या हुआ, डेवलपमेंट क्या हुआ है। तो जो इसकी विशेषता है ये मिनी कंप्यूटर हार्डवेयर कंट्रोल, मतलब फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर का उपयोग अब मिनी कंप्यूटर के रूप में किया जाने लगा है या किया जाने लगा। और उसके साथ साथ हार्डवेयर कंट्रोल, मतलब जितने भी कंप्यूटर्स के पार्ट्स यानी कि जो हार्डवेयर चीज़ें हैं, मतलब पीसी आपके, उसकी बात की जा रही है, उसको कंट्रोल करने का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फोर्थ जनरेशन में स्टार्ट हो गई, जो फिलहाल में चल भी रही है। और इसका उपयोग देख लेते हैं आप लोग, पर्सनल, बिजनेस, ट्रांसफ़र, ईटीसी। मतलब जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर यानी कि जो आजकल के प्रेजेंट टाइम के जो कंप्यूटर हैं, इनका उपयोग आप पर्सनली यानी कि व्यक्तिगत भी यूज कर सकते हैं, उसके अलावा बिजनेस में भी यूज कर सकते हैं। ट्रांसफ़र का मतलब है किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी की बात कर रहे हैं, फिर किसी मनी ट्रांसफ़र, जो भी चीज़ें हैं ट्रांसफरिंग के लिए भी फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर का उपयोग होने लगा है। मतलब किसी भी डाटा को आप ट्रांसफ़र करिए, ट्रांसपोर्टिंग का काम करिए, या फिर किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह इसको आप भेज सकते हैं। जो किसके जनरेशन में स्टार्ट हुआ, तो वो फोर्थ जनरेशन में स्टार्ट हुआ, जो 1971 टू प्रेजेंट पीरियड टाइम में कंटिन्यू है। ठीक, इसमें एग्जांपल आप देख सकते हैं फोर्थ जनरेशन में क्या दिया हुआ है। तो IBM है, PC XT है, और एप्पल सेकेंड है, और इंटेल 404 है। ठीक है, उसमें और भी सारे हैं। ठीक, आगे बात करते हैं जो जनरेशन है फिफ्थ जनरेशन, ये इसका टाइम पीरियड क्या है। तो जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर है उसका टाइम पीरियड है प्रेजेंट टाइम, मतलब इस वर्तमान समय को लेकर, और फ्यूचर टाइम यानी कि आगे आने वाले समय में भी। मतलब जो फिफ्थ जनरेशन में कंप्यूटर आएंगे उसकी जो कैपेसिटी, स्टोरेज, स्विचिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, लैंग्वेज, फीचर्स जो भी होंगे बहुत ही फॉरवर्ड यानी कि बहुत ही डेवलप आगे होंगी, बहुत ही प्रोग्रेसिव होगी। ठीक है, तो इसका जो जनरेशन है फिफ्थ जनरेशन का, इसका पीरियड टाइम है प्रेजेंट टाइम, मतलब वर्तमान समय से लेकर आने वाले समय तक। और इसका जो स्विचिंग डिवाइस है, जो इनपुट आउटपुट का प्रयोग किया जाता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ करते हैं। और इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में माइक्रो प्रोसेसर का भी प्रयोग हो रहा है या फिर होगा, जो कि आपका फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर आएंगे या फिर चल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है स्टोरेज डिवाइस। तो स्टोरेज डिवाइस में क्या दिया हुआ है, तो ऑप्टिकल डिस्क है। तो ऑप्टिकल डिस्क कहने का मतलब ये है कि आप फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में किसी भी डाटा को स्टोर करने के लिए बहुत सारे स्टोरेज डिवाइस अवेलेबल हैं, जिसको आप प्रयोग में या फिर उपयोग में ला सकते हैं। ठीक, जैसे आपका हार्ड डिस्क है, रैम है, रोम है, CD है, फ्लॉपी डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है, ये सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं आप लोग यूज में ला सकते हैं। जो कहाँ पे अवेलेबल होगी या फिर कहाँ पे काम करेगी, तो वो आपका फिफ्थ जनरेशन में चलेगा या फिर टाइप करेगा। इसकी स्पीड की बात की जाए तो स्पीड यहाँ पे नल दिया गया है, क्योंकि इसकी स्पीड का कंपेरिजन अभी तक फिक्स नहीं है। इसकी जो स्पीड है फिफ्थ जनरेशन की कंप्यूटर की, वो 10⁻⁻9 या फिर -9 नैनो पर सेकेंड की स्पीड से काम कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम के कंप्यूटर। यानी कि जितने भी आधुनिक कंप्यूटर हैं उनकी जो स्पीड है 10⁻⁻9 नैनो पर सेकेंड की स्पीड से कार्य कर सकता है हर सेकेंडों में। ठीक, इसके बाद इसकी बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये भी बहुत ही डेवलप्ड है। जो आपका नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, जो कि न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो फिफ्थ जनरेशन या फिर आने वाले कंप्यूटर में उपयोग में लाए जाएंगे। ठीक है, इसका जो लैंग्वेज है यानी कि किस लैंग्वेज को आपका कंप्यूटर समझ सकता है, तो आपका फिफ्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर है यानी कि जो प्रेजेंट टाइम के कंप्यूटर या फिर आने वाले जो कंप्यूटर्स होंगे उनकी जो कैपेबल लैंग्वेज होगा वो हाई लेवल लैंग्वेज, मतलब वो हाई लेवल लैंग्वेज को बहुत ही सिंपल तरीके से अंडरस्टैंड करेगा और उस चीज़ को आपके सामने रिप्रेजेंट करेगा आपके
आउटपुट के रूप में। फिर आगे बात करते हैं फीचर्स का। तो फीचर्स में AI दिया है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी होता है AI का मतलब। आप लोग देखते हो कि जो इस टाइम यानी प्रेजेंट टाइम के जो मोबाइल फ़ोन आ रही हैं, सेल फोन आ रहा है, उसमें लिख रहा है कि AI कैमरा। AI कैमरा का मतलब क्या है? तो AI कैमरा या फिर AI फीचर्स का मतलब ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मतलब जितने भी कृत्रिम चीज़ें हैं उस चीज़ को आपका डिवाइस या फिर आपका जो कैमरा या फिर जो भी चीज़ें हैं जो इस समय बनेगी या फिर आने वाली हैं, वो आपके आर्टिफिशियल चीज़ों को कैप्चर कर सकती है। मतलब उस चीज़ के बारे में आपको समझा सकती है, दिखा सकती है कि हाँ ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, तो ये क्या चीज़ है, कैसे क्या है, मतलब सारी चीज़ें। ठीक, उसके बाद इसका जो यूज्ड है यहाँ पे दिया है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, स्विच, इमेज रिकॉग्नाइजेशन। मतलब जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें आप 5th जनरेशन यानी कंप्यूटर यानी कि जो प्रेजेंट टाइम कंप्यूटर है, आप इसमें किसी भी इंफॉर्मेशन को मैनेज कर सकते हैं। और जो लैंग्वेज है 5th जनरेशन के कंप्यूटर का, वो बहुत ही नेचुरल लैंग्वेज है, मतलब जिस लैंग्वेज को आप समझ सकते हैं वो लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं अपने 5th जनरेशन के कंप्यूटर में। उसके बाद प्रोसेसिंग स्विच है, मतलब जो आपका प्रोसेसिंग टाइम है कंप्यूटर सिस्टम का, 5th जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम का जो प्रोसेसिंग टाइम है बहुत ही फास्ट है। और इमेज रिकॉग्नाइजेशन यानी कि AI की बात कर रहे हैं, यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है या फिर इंटेलिजेंस है, ये आपके किसी भी आर्टिफिशियल चीज़ का, आर्टिफिशियल थिंग्स को रिकॉग्नाइज करके आपको आपके सामने आउटपुट के रूप में शो करे। ठीक है, तो ये सब आपके कंप्यूटर की पीढ़ियाँ थी जो आप लोगों ने देखा है, समझा है। अगर आपको इसमें कहीं भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन बनता हो, तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो हम उस चीज़ को ज़रूर बताएंगे और उसको समझाएंगे। ठीक है, आप लोग को बता दें कि हम लोग इसके पहले जो पहला वीडियो था हम लोग का, उसमें कनेक्टिविटी या फिर सेंट्रल पार्ट्स के बारे में जाने हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो पहला शुरू हुआ है, उसमें पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का परिचय। और फिर इस वीडियो में हम लोग देखें कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ियाँ क्या हैं। फिर ऐसे ही करके हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज आगे बढ़ते रहेंगे। फिलहाल के लिए आप लोग के सामने जो ये हमने समझाया है, बोर्ड पे दिखा रखा है, इस चीज़ को आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। और प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें, इस चीज़ का देखें, समझें और इसका उपयोग करें। ठीक है, क्योंकि सीखना सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और मेरे चैनल को जितना हो सके आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।